अगर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो उसमें जुपिटर का नाम हमारी सन के बाद आता है, क्योंकि ये हमारी सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। यह इतना विशाल है कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी प्लैनेट 2 बार इसमें समा सकते हैं। वहीं अगर इसके आकार की तुलना हम हमारे अर्थ प्लैनेट से करें तो हमारे अर्थ जैसे 1300 प्लैनेट आसानी से जुपिटर प्लैनेट में समा सकते हैं। जुपिटर प्लैनेट असल में एक विशालकाय गैस जाइंट है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना हुआ है। इसके आकार और कंपोजिशन को देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह असल में एक फेल्ड स्टार हो सकता है जो कि एक स्टार बनते बनते रह गया। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या सच में जुपिटर प्लैनेट फेल्ड स्टार है और क्या होता अगर जुपिटर सच में एक स्टार होता। तो पहले जुपिटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जुपिटर प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसका व्यास 1,42,000 किलोमीटर है, जबकि हमारी अर्थ का सिर्फ 12,600 किलोमीटर ही है। तुलना करने पर जुपिटर का आकार अर्थ से 11 गुना ज्यादा है, पर जुपिटर का मास हमारी अर्थ से 1300 गुना ज्यादा है। जुपिटर के पास सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और डेंसिटी वाला एटमॉस्फेयर है जो लगभग 5000 किलोमीटर जितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसमें यह 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम से बना है। इसके अलावा इसके एटमॉस्फेयर में कुछ अन्य गैस भी बहुत कम मात्रा में मौजूद हैं, जैसे कि मीथेन, वाटर वेपर, अमोनिया, सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड्स, कार्बन, ईथेन और थोड़ी बहुत मात्रा में ऑक्सीजन। जुपिटर पर आने वाले तूफानों की रफ्तार करीब 550 किलोमीटर पर आवर तक होती है, जिसमें बहुत सी मात्रा एसिड की भी होती है। इसके अलावा जुपिटर पर सभी बादल अलग अलग लेयर्स में मौजूद हैं और जैसे जैसे जुपिटर के सेंटर की ओर बढ़ते जाते हैं, इसके बादलों की डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। और आपने जुपिटर पर कई सौ सालों से चल रहे स्टॉर्म द ग्रेट रेड स्पॉट का नाम तो सुना ही होगा। यह तूफान जुपिटर पर इतनी बड़ी एरिया में फैला है कि इसके अंदर हमारी अर्थ जितने 3 प्लैनेट समा सकते हैं। इतना बड़ा साइज होने के बावजूद भी जुपिटर के पास मास की बहुत कमी है। अर्थ से ये तकरीबन 318 गुना ही ज्यादा भारी है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन असल में उसके साइज के मुकाबले ये मास कुछ भी नहीं है। इसकी मुख्य वजह गैस की ज्यादा मात्रा है। जुपिटर उन प्लैनेट्स में आता है जिसे हम अपनी नेकेड आईज से देख सकते हैं, क्योंकि यह सन से ज्यादा दूरी पर नहीं है। जुपिटर सौरमंडल का 5वां प्लैनेट है और इसकी सन से औसतन दूरी 5.2 AU है। इतनी दूरी होने की वजह से सन की किरणों को इसकी सतह तक पहुंचने में 44 मिनट लगते हैं। रोटेशन एंड ऑर्बिट। जुपिटर प्लैनेट सन को ओवल शेप में ऑर्बिट करता है, जिससे इसकी सन से दूरी कम या ज्यादा होती रहती है। सबसे कम दूरी, जिसे एफिलियन कहा जाता है, वो 4.9 AU है, जबकि सबसे ज्यादा दूरी 5.4 AU है, जिसे पेरिहिलियन कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा दिन जुपिटर प्लैनेट पर होता है। जुपिटर का एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है। इसका कारण जुपिटर की अपनी एक्सिस पर तेज रोटेशन स्पीड है, लेकिन यह जितना अपनी एक्सिस पर तेज है उतना ही अपने ऑर्बिट में धीमा है। इसलिए इसे सन का एक ऑर्बिट पूरा करने में 12 साल लग जाते हैं। मून्स ऑफ जुपिटर प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में सन के बाद जुपिटर की ग्रेविटी सबसे ज्यादा है और यही कारण है कि इसके करीब 79 मून्स खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 53 मून्स का वैज्ञानिकों ने नाम भी दे दिया है और इन पर लगातार रिसर्च जारी है। इसकी इतनी ज्यादा ग्रेविटी के कारण इसे एक छोटा सा सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, जिसके चारों ओर बहुत से ऑब्जेक्ट उसी तरह ऑर्बिट कर रहे हैं। जैसे किसी स्टार की ग्रेविटी के कारण बहुत से ऑब्जेक्ट उसको ऑर्बिट करते हैं। 4 बड़ी चंद्रमाओं और कई सारे छोटे चंद्रमाओं के साथ ऐसा लगता है कि मानो जुपिटर एक प्रकार का मिनी सोलर सिस्टम है। जुपिटर के चारों ओर कुछ ऐसे चंद्रमा भी घूम रहे हैं जिन पर पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद है और जिनका आकार भी काफी बड़ा है। जुपिटर के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं के नाम हैं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, और इन पर भी नासा ने अपने कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और नासा लगातार इन पर अपने स्पेसक्राफ्ट भेजता रहता है।
चलिए अब आते हैं अपने मेन सवाल पर कि क्या जुपिटर प्लैनेट एक फील्ड स्टार है। जुपिटर का आकार हमारे सोलर सिस्टम में बहुत बड़ा है। इसके अलावा अगर हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट्स के साइज को भी देखते हैं तो हम देखेंगे कि इस तरह के प्लैनेट बहुत कम मौजूद होते हैं जिनका आकार इतना बड़ा हो, क्योंकि इस तरह के प्लैनेट्स थोड़ा सा और मास मिल जाने के बाद ही एक स्टार में बदल जाते हैं। यही कारण है कि जुपिटर को एक फील्ड स्टार भी कहा जाता है। वैज्ञानिक जुपिटर प्लैनेट की तुलना ब्राउन ड्वार्फ स्टार से भी करते हैं। ब्राउन ड्वार्फ स्टार भी फील्ड स्टार को ही कहा जाता है। ये ऐसे विशाल सोलर बॉडीज होते हैं जो कि इतने विशाल होते हैं कि इन्हें प्लैनेट की लिस्ट में नहीं रखा जाता, और ये इतने भी विशाल नहीं होते कि इनमें मौजूद एलिमेंट्स में किसी स्टार की तरह फ्यूजन शुरू हो पाए। इसके अलावा अगर इसके कंपोजिशन की तुलना हमारे सन से की जाए तो सन की जैसे इसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में ही हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन किसी भी स्टार के चमकने के लिए हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन होना जरूरी है, और यही सबसे बड़ी समस्या है जुपिटर के साथ, क्योंकि जुपिटर एक प्लैनेट के रूप में सबसे बड़ा है लेकिन वह एक स्टार की तुलना में बहुत छोटा है, और इतनी कम सरफेस और मास के कारण इसके कोर में इतना प्रेशर जनरेट नहीं हो पाता कि हाइड्रोजन का हीलियम में फ्यूजन शुरू हो पाए। इसलिए इतनी ज्यादा हाइड्रोजन से बना होने के बावजूद भी जुपिटर अपने कोर में फ्यूजन रिएक्शन शुरू नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास इतना मास ही मौजूद नहीं है कि उसके कोर में फ्यूजन रिएक्शन शुरू होने के लिए एनफ प्रेशर क्रिएट हो सके। पर अगर हम 79 और जुपिटर साइज के प्लैनेट्स को एक साथ मर्ज कर दें तो हमारे जुपिटर का मास और साइज इतना ज्यादा हो सकता है कि उसकी कोर में फ्यूजन रिएक्शन को शुरू होने के लिए एनफ प्रेशर क्रिएट हो सके। यानी अगर हम किसी तरह हमारे जुपिटर के मास को आज की तुलना में 80 गुना ज्यादा बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे सोलर सिस्टम में अब 2 स्टार्स होंगे। यानी अब हमारा सोलर सिस्टम एक बाइनरी स्टार सिस्टम कहलाएगा, जिनमें से एक हमारा स्टार सन और दूसरा जुपिटर होगा। पर एक स्टार बन जाने के बावजूद भी जुपिटर हमारे सन की लाइट और हीट एनर्जी के मुकाबले कुछ नहीं होगा। भले ही इस नए स्टार का मास 80 जुपिटर प्लैनेट्स के बराबर होगा, पर इसके बावजूद इसका आकार जुपिटर प्लैनेट के डायमीटर के मुकाबले केवल 20% ही बड़ा होगा, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा मास इसे और भी डेंस बना देगा ताकि फ्यूजन के लिए जरूरी प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा किया जा सके। अगर जुपिटर प्लैनेट एक स्टार बन गया तो अर्थ का क्या होगा? अगर जुपिटर एक स्टार बन भी जाता है तो हमारी पृथ्वी पर इसका इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जिसका सबसे बड़ा कारण है जुपिटर और हमारी पृथ्वी के बीच की दूरी। जुपिटर हमारी पृथ्वी से करीब 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। ऐसे में अगर यह एक स्टार भी बन जाता है तो उसमें बहुत कम मात्रा में हमारी पृथ्वी पर लाइट एंड हीट एनर्जी आएगी, जिससे हमारी रात थोड़ी ज्यादा खूबसूरत हो सकती है, क्योंकि हमारे रात के आसमान में ये हमारे मून से ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा, पर इससे दिन में ज्यादा असर नहीं दिखेगा। हाँ, बेशक आपको हमारे आसमान में दूसरा सन दिखाई देगा, लेकिन इसकी रोशनी इतनी ज्यादा नहीं होगी और सूरज के सामने तो ये बहुत ज्यादा फीका होगा। साथ ही ज्यादा दूरी होने की वजह से इसके ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारी अर्थ पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो जुपिटर के एक स्टार बन जाने का हमारी अर्थ और इस पर मौजूद लाइफ पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आप सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे स्टार को आसानी से हमारे आसमान में एक रेड स्टार के रूप में देख पाएंगे, जो कि सबसे करीब की स्थिति में रात में हमारे चांद से भी ज्यादा चमकीला नजर आएगा। पर इस दूसरे स्टार का हमारे सोलर सिस्टम पर कुछ ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। ये स्टार हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स के ऑर्बिट को कुछ हद तक बदल कर रख देगा, पर इसका असर इतना भी अधिक नहीं होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट एक दूसरे से टकराने लगें या हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चले जाएं। इसके अलावा अब क्योंकि यह एक स्टार होगा तो इसका मास भी आज की तुलना में ज्यादा होगा, जिसके कारण इसके आसपास मौजूद एस्टेरॉइड और चंद्रमा की गति पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण हो सकता है कि इनमें से कुछ की डायरेक्शन हमारी पृथ्वी की ओर हो जाए और वह हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ने लगे। पर हम मनुष्य आज भी इतने काबिल हैं कि अगर हम पहले से ही किसी एस्टेरॉइड को अपनी पृथ्वी की ओर बढ़ता हुआ पाते हैं तो हम उसे यूनिवर्स में दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर सकते हैं या फिर उसे यूनिवर्स के अंदर ही डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अब जानते हैं जुपिटर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण जुपिटर
सौरमंडल के अन्य प्लैनेट्स को बाहरी उल्काओं के हमले से बचाए रखता है, क्योंकि यह उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए जुपिटर प्लैनेट को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। नंबर 2, जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण अर्थ के गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले 2.4 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसका अर्थ ये है कि अगर अर्थ पर आपका वजन 40 किलो है तो जुपिटर पर यह 94 किलो होगा। नंबर 3, जुपिटर पर पिछले 350 सालों से एक बवंडर चल रहा है जो कि लाल बादलों से बना हुआ है। यह बवंडर इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती हैं। चित्रों में देखने पर यह एक धब्बे की तरह नजर आता है और इसे जुपिटर की लाल आंख भी कहते हैं। असल में यह एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र है जिसके बादल कुछ ज्यादा ही ऊंचे और आसपास के क्षेत्रों से ठंडे हैं। ऐसे ही कुछ अन्य छोटे छोटे बवंडर जुपिटर समेत शनि और नेपच्यून पर भी देखे गए हैं। वैज्ञानिक अब तक पता नहीं लगा पाए हैं कि ये उच्च दबाव के क्षेत्र इतने लंबे समय तक कैसे बने रहते हैं। नंबर 4, जुपिटर प्लैनेट पर बादल नारंगी और भूरे रंग के होते हैं क्योंकि यह अमोनिया क्रिस्टल और अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के बने होते हैं। नंबर 5, सन की पराबैंगनी किरणें पड़ने पर जुपिटर के बादलों का रंग बदलता रहता है। नंबर 6, जुपिटर प्लैनेट पर तेज हवाएं चलना आम सी बात है, जिसकी वजह से प्लैनेट का मौसम तूफान जैसा रहता है। इसके कई क्षेत्रों में 360 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलना आम बात है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।